तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फोर्थ चैप्टर ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री। आप लोग ने देखा होगा कि 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है हर एक चैप्टर से, इस चैप्टर से एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर के सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक बन गया तो आपसे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी बन जाएगी। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी स्ट्रक्चर, बॉन्ड लेंथ, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सब अच्छे से बनेगा। मतलब ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसका एक भी टॉपिक जो है वो सिलेबस से रिड्यूस नहीं हुआ है। तो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, इसके नेम से ही क्लियर है। केमिकल बॉन्डिंग इज द अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन एटम्स एंड आयंस प्रेजेंट इन अ केमिकल स्पीसीज। अगर कोई केमिकल स्पीसीज है, केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, तो उसके आयंस और एटम्स के, उसके पार्टिकल्स के बीच का जो भी अट्रैक्शन होगा, है ना, उस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन constituent particles of a chemical compound. Constituent particle of a chemical species. ये इससे आप थोड़ा बहुत फैमिलियर होंगे क्योंकि हम लोग 10th में भी इसके बारे में पढ़े हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग को बेसिकली अपन डिवाइड करते हैं आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, मेटालिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड्स वेयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। ठीक है, आयनिक बॉन्ड्स किसके बीच में होगा? आयंस के बीच में होगा, अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में होगा। जैसे अगर आप देखोगे इन क्रिस्टल ऑफ NaCl, ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में आयनिक बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स ये होता है एटम्स के बीच में। ठीक है, एटम्स के बीच में होता है। और जैसे इसमें अगर मैं देखूं आयंस जब आप ले रहे हो तो यहाँ पर एक मेटल लियो और एक अपन क्या लिए? नॉन मेटल। ये होगा नॉन मेटल एटम्स के बीच में। ठीक है, जैसे H2O में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। मेटालिक बॉन्ड सिंपल है, मेटालिक एटम्स के बीच में क्या होगा? मेटालिक बॉन्ड होगा। इस चैप्टर में हम लोग मेनली हम लोग को ये दोनों बॉन्ड देखना है, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो केमिकल थ्योरी के लिए भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए, बहुत सारी थ्योरीज आई। ठीक है, विद टाइम वो जो थ्योरी है उसमें कुछ कुछ चेंजेस हुए, वो अपग्रेड होते गई। जैसे आप एटॉमिक मॉडल्स पढ़े, उसमें भी बहुत सारे मॉडल थे। जे थॉमसन मॉडल, फिर उसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल, फिर आया बोर मॉडल और उसके बाद आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो वैसे ही यहाँ पर जो थ्योरीज हैं वो भी क्या हुई? डे बाय डे, है ना, डिकेड बाय डिकेड वो क्या होगी? इवॉल्व होती गई। ठीक है, तो अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई थ्योरी दी, कोई कॉन्सेप्ट दिया केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए, किसी और ने उसके लिमिटेशंस बता दिए तो नेक्स्ट थ्योरी आई, उसके लिमिटेशंस हुए तो नेक्स्ट थ्योरी आई। ऐसे धीरे धीरे थ्योरी क्या होगी? अपग्रेड होती गई, है ना। तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे और आप देखोगे कि सारे कॉन्सेप्ट में आपको कुछ ना कुछ आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन वो चीजें सबके लिए यूनिवर्सल नहीं होती, इसलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं। सबसे फर्स्ट थ्योरी जो आई वो थी लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर जो अपन 10th में पढ़ते थे, डॉट स्ट्रक्चर बनाते थे। ठीक है, उस डॉट स्ट्रक्चर में फिर हम लोग उसमें आयनिक बॉन्ड के लिए भी लुईस स्ट्रक्चर देखेंगे, कोवेलेंट के लिए भी देखेंगे। ठीक है, उसके अंदर दो और सब टॉपिक है, फॉर्मल चार्ज एंड रेजोनेंस। ठीक है, इस थ्योरी में कुछ कुछ लिमिटेशंस होंगे। ये थ्योरी मेनली बेस्ड है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसे हम ये देख रहे हैं कि केमिकली जो एटम्स है वो कंबाइन क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। तो लुईस की जो थ्योरी थी, उन्होंने ये देखा कि नोबल गैसेस स्टेबल है। ठीक है, इसका मतलब जिनके भी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो सारे एटम्स क्या होंगे? स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन का रीजन दिया ऑक्टेट कंप्लीशन। ठीक है, इन्होंने कहा एटम्स ट्रांसफर और शेयर देयर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करेंगे या ट्रांसफर करेंगे, और उस चक्कर में वो क्या होता है? दूसरे एटम के साथ बाइंड हो जाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सेकेंड अपन देखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये पूरी की पूरी थ्योरी है रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, की मॉलिक्यूल में जो एटम्स अरेंज्ड हैं
उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे, इसका भी लिमिटेशन है। नेक्स्ट आती है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताती है कि वैलेंस के सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन अगर करते हैं तो कैसे करते हैं। जैसे हमने सीधे बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, लेकिन एक्चुअल में मॉलिक्यूलर लेवल पे वहां पे ऑर्बिटल्स में क्या चेंज आ रहे हैं, शेयर मतलब कैसे शेयर होगा। ठीक है, वो सारी इसमें एक्सप्लेनेशन है। इसमें हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड है। लास्ट आपका आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है वहां पे कॉम्बिनेशन कैसा होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। ठीक है, ये जो थ्योरी है वो अभी हम लोग 11th में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होगी, क्वांटम मैकेनिक्स का अलग ही रोल है केमिकल कॉम्बिनेशन में। तो वो चीजें जो है उसमें से कुछ 12th में है और कुछ 12th के बाद है। अभी हम लोग 11th में ये सारी थ्योरीज पढ़ेंगे और इनके लिमिटेशंस पढ़ेंगे, और हाँ इनका यूज भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन लुईस स्ट्रक्चर से। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस ने एकदम सिंपल सी थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इन्होंने क्या देखा, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अच्छे से स्टडी किया। ठीक है, नोबल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से स्टडी किया और ये सोचा कि नोबल गैसेस स्टेबल है क्योंकि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब बाकी के एलिमेंट्स को भी अगर अपना स्टेबिलिटी गेन करना है तो वो भी क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इनका जो मेन थ्योरी है वो ऑक्टेट रूल के ऊपर है। ऑक्टेट रूल मीन्स it says that elements combine with each other by sharing or transfer of electron in order to complete their octet. ठीक है, वो कंबाइन होने का रीजन ही क्या है, यहाँ पर क्या है, रीजन ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज completion of octet. ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, आइदर दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर देम। ठीक है, अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, देखो लुईस ने ये कहा कि जैसे नॉर्मल मैं कोई एलिमेंट ले लूँ, सोडियम ले लूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो उन्होंने सिंबल क्या दिया कि जब हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो सिर्फ लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम एक डॉट से शो करेंगे। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है तो आप यहाँ पर 1 डॉट बना लिए। मैग्नीशियम का अगर आपको बनाना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282, तो आप इसको शो करोगे ऐसे। ठीक है, अगर आपको क्लोरीन का बनाना है, इसका होता है 287, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गए लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, डॉट स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि यहाँ पर ऐसा पेयर में इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं हम लोग, 8 नहीं है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है जिसमें आप सिर्फ वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हो बाय डॉट्स। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि ऑक्टेट इनको करना है कंप्लीट, तो उसमें दो चीज हो सकती है, या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे या शेयर कर देंगे। ट्रांसफर अगर करते हैं तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा और शेयर अगर करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, पहले देखते हैं ट्रांसफर का केस, आयनिक कंपाउंड्स का केस देखते हैं। जैसे सपोज आपको करना है फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, क्लोरीन में होता है 287। इसको कर लो ऐसा, यहाँ पर एक डॉट बना लो। ठीक है, यहाँ पर 7 डॉट होने चाहिए, लेकिन दोनों सोडियम और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्रॉस ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर दिखेगी कि जो डॉट है वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है और जो क्रॉस है वो किसका इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करता है तो इसका सेकेंड सेल कंप्लीट होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो इसका थर्ड सेल कंप्लीट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, ये जाएगा Na प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि Na में प्लस साइन आ गया, Cl में आ गया माइनस साइन, ये एक आयनिक कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, जैसे मुझे एग्जांपल लेना है MgCl2 का, मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे 2 डॉट होंगे,
Cl में 7 क्रॉस होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, इसका तो बन गया, ये स्टेबल हो गया। लेकिन मैग्नीशियम को अब भी एक क्लोरीन और चाहिए, मतलब अब भी एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट करना है, तो आप यहाँ पर 2 क्लोरीन ले लो। MgCl2, ठीक है। या फिर अगर ऐसा बनाओगे जैसे ऊपर में बनाए थे, तो Mg2 प्लस Cl में ऐसा होगा 7 क्रॉस 1 डॉट माइनस साइन, लेकिन Cl माइनस 2 बार है, इसलिए आप क्या करोगे MgCl2। लेकिन यहाँ पे -1 साइन नहीं होगा, क्योंकि 1 क्लोरीन आयन 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर रहा है, ठीक है। तो Cl माइनस टेकन ट्वाइस, बगल में ट्वाइस कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। लेकिन ये जो फॉर्मेशन है, ये यहाँ पे एक्चुअल में ये 3 स्टेप्स में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ठीक है। सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ एनायन, एंड थर्ड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे अगर आप NaCl का एग्जांपल ले लो, तो फर्स्ट स्टेप होगा Na to Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, मीन्स जो Na का एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी एसोसिएटेड होगी, इसको आप बोलोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, याद है, इसका साइन होगा पॉजिटिव। मतलब यहाँ से जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप में आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, जिसको आप बोलते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ एनायन, Cl प्लस, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिमूव हुआ था उसको आप Cl में ऐड कर दोगे, तो जाएगा Cl माइनस, यहाँ पर कौन सी एंथैल्पी एसोसिएट होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये होगी नेगेटिव। तो सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। देखो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेस। फॉर्मेशन, अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि ये अपोजिटली चार्ज आयंस फॉर्म हुए हैं, तो ये आयंस कंबाइन होंगे, ये बन जाएगा NaCl का क्रिस्टल, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि कंपाउंड बन रहा है NaCl का तो एक Na प्लस आयन है, एक Cl माइनस आयन है। यहाँ पे बहुत सारे Na प्लस आयन होंगे और बहुत सारे Cl माइनस आयन होंगे, ठीक है। अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो आप कुछ अमाउंट में लेते हो, है ना, जिसमें आप ग्राम में मेजर कर सको। ऐसा नहीं कि इसका एक आयन घूम रहा है, इसका एक आयन घूम रहा है, तो आप Na का अमाउंट लेते हो, Cl का अमाउंट लेते हो, मतलब NaCl बहुत सारा बनेगा, तो वो ऐसा अरेंज हो जाता है। अरेंज कैसा होगा, जैसे ये कर लो, ठीक है, इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये ऐसा एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। आप यहाँ पर देख रहे हो 8 क्यूब्स है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये Na प्लस Cl माइनस, ऐसा कॉर्नर जितने भी यहाँ पर जॉइंट है, यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस के आयंस आ जाएंगे, ऐसा। थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, एकदम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना है। तो ये सारे आयंस क्या कर रहे हैं, एक पूरा क्रिस्टल लैटिस है जहाँ पे कॉर्नर है, जहाँ पे वो जाके अरेंज हो रहा है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आयंस। जो आयंस थे वो 3D में जाके एक के बाद, मतलब एक Na प्लस है, उसके सराउंडिंग में 6 Cl माइनस होंगे, एक Cl माइनस होगा, उसके सराउंडिंग में 6 Na प्लस होंगे। तो ऐसा इनका एक अरेंजमेंट हो गया, जिसको हम बोल रहे हैं क्रिस्टल लैटिस। तो लास्ट स्टेप में यही होता है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। जितने भी आयंस फॉर्म हुए थे पॉजिटिव और नेगेटिव, वो अरेंज होके क्या कर लिए, क्रिस्टल बना लिया NaCl का, ठीक है। यहाँ पे भी एंथैल्पी एसोसिएट होती है। क्यों एसोसिएट होती है, देखो जब आयंस फ्री होते हैं तो उनके पास एनर्जी होती है, और जैसे ही वो ऐसा क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं, तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। जब वो फ्री रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो उनके पास एनर्जी होगी। लेकिन अगर वो एक जगह पे स्टेबल हो गए जाके, मतलब वो अपनी एनर्जी लूज कर चुके हैं, है ना, ऐसे ही होता है। अगर आपके पास एनर्जी है, आप घूमोगे फिरोगे, और अगर आप घूम फिर के अपनी सारी एनर्जी लूज कर चुके हो, आपको दोबारा खाना नहीं मिला है, तो आप एक जगह चुपचाप जाके बैठ जाओगे।
तो आयंस भी ऐसे ही करते हैं कि अगर इनके पास एनर्जी है तो वो क्या कर रहे हैं, फ्री है। जैसे ही वो एक जगह स्टेबल होते हैं, एक जगह जाके क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, यहाँ पर अरेंज हो गए, ठीक है, सारे आयंस रिजिड हो गए अपने अपने पोजिशन पे, तो उसके लिए वो एनर्जी लूज करते हैं, और वो एनर्जी लूज करते हैं हीट के फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, इसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। इट इज डिनोटेड बाय डेल लैटिस एच। So lattice enthalpy is the amount of enthalpy change or amount of enthalpy released when 1 mole of ionic crystal is formed. जैसे यहाँ पे 1 मोल NaCl फॉर्म हुआ है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हीट रिलीज होगा, जिसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। इसका साइन भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ये भी रिलीज हो रही है। तो आप देखोगे कि ये जो पूरा प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ NaCl का, ये 3 स्टेप में हो रहा है, जहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो और बाकी के 2 स्टेप में आपको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेशन का प्रोसेस कब लाइकली होगा, फेवरेबल होगा, जब फर्स्ट स्टेप में आपको एनर्जी कम देनी पड़े और सेकंड और थर्ड स्टेप में आपको एनर्जी ज्यादा मिल रही हो। मतलब इन तीनों का सम अगर लार्ज नेगेटिव है तो कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या होता है, इजीली हो जाता है। और अगर इन तीनों का सम पॉजिटिव आ जाए, मतलब ये फर्स्ट वाले स्टेप में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज ही नहीं हो रहा इजीली, तो फिर फॉर्मेशन डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन 3 चीज पे डिपेंड करता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी शुड बी हाई, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी तो समझ में आ गया होगा। लैटिस एंथैल्पी क्या है, जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, ये आयंस जब अरेंज होते हैं तो वो जितना एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज करते हैं उसको आप लैटिस एंथैल्पी बोलते हो। जैसे सपोज किसी कोई भी आयनिक क्रिस्टल है AB, इसके लिए 200 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई, -200 इसलिए लिखी हूँ ताकि मुझे रिलीज हुई नहीं बोलना पड़ेगा, कि उस स्टेप में अगर -200 किलो जूल एनर्जी एसोसिएटेड है, मतलब उसका कि 200 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, जब वो फॉर्म हुआ। अब अगर आप इसको ब्रेक करने जाते हो, सेपरेट करते हो आयंस को, तो आपको 200 किलो जूल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ये तो समझ में आ गया। अगर लिखा हुआ है A प्लस प्लस B माइनस 2AB और यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है एंथैल्पी चेंजेस -200 किलो जूल, तो अगर ऐसा लिखा होगा AB टू A प्लस B माइनस, जहाँ पे आप इसको सेपरेट कर रहे हो तो यहाँ पे बगल में लिखा होगा +200 किलो जूल। तो ब्रेक करने में उतनी ही एंथैल्पी लगती है जितनी फॉर्म करने पे रिलीज होती है, दोनों का अमाउंट सेम होता है, बस आपको साइन अपोजिट लगाने होते हैं। तो ये हो गया आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज इसकी पता है हम लोग को। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ दैट दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर हार्ड बट दे आर ब्रिटल इन नेचर। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें पता है। NaCl की प्रॉपर्टी आपको पता है, मतलब आपको आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी पता है, ठीक है। तो ये हो गया आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, वो है कोवलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट है कोवलेंट कंपाउंड्स। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। यहाँ पे सारे नॉन मेटल ही इन्वॉल्व होते हैं और नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन किसी को देना नहीं होता, सब लेने वाले हैं, ठीक है। तो अब सब तो नहीं ले सकते, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कंपाउंड बनाऊँ किसके बीच में, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों शेयर करेंगे, ये हो जाएगा SO2, है ना। एग्जाम्पल में CO2 आ गया, HF, HCl, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल है किसके, कोवेलेंट कंपाउंड्स के। अब इसमें देखो कोवेलेंट कंपाउंड्स पे अपन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, शेयर करने के लिए बस आपको देखना है थोड़ा सा, जैसे इसमें आप उठा के एक ऐसा डाल देते थे, यहाँ पर क्या होगा, बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे अगर मुझे बनाने हैं NN ट्रिपल, ये होता है, अब ये कैसे होता है देखो, नाइट्रोजन में होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 2 5, तो जगह 1 2 3 4 5, एक और नाइट्रोजन ले लो 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6, यहाँ पर हो गया NN ट्रिपल। ये सब अपन पढ़ चुके हैं बचपन में, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जो शेयरिंग होगी वो म्यूचुअल होगी। म्यूचुअल होगी मतलब अगर बीच में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, दोनों एटम के 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये तो सिंपल काम पढ़े थे, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कुछ कंपाउंड है,
ठीक है, जिसमें मोर देन 2 एटम्स यूज हो रहे हैं, तो वहां पे आप उसको डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं? सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ स्केलेटल ऑफ द मॉलिक्यूल। आपको उस मॉलिक्यूल का स्केलेटल बनाना है। स्केलेटल बनाना है मतलब जैसे आपको बनाना है CO2। स्केलेटल मतलब आप बिना इलेक्ट्रॉन के या बिना बॉन्ड के सिर्फ एटम्स को अरेंज कर रहे हैं, तो ये हो गया CO2। ठीक है, फर्स्ट क्या करना है आपको? स्केलेटल बनाना है मॉलिक्यूल का। सेकेंड, यू हैव टू काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम। जितने भी यहाँ पर एटम्स है सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम लेना है। जैसे अगर मैं लूँ तो इस वाले ऑप्शन का होगा 6, इसका होगा 4, इसका होगा 6, यहाँ पर टोटल हो गए कितने? हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स। कर लिया है ना। ये जो एटम होगा CO2 में, इसको अपन बोलेंगे सेंटर एटम। इन दोनों को अपन बोलते हैं बॉन्डेड एटम्स। तो जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको यहाँ पर दो चीज ध्यान रखनी है। पहली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बॉन्डेड एटम से स्टार्ट करो, ठीक है। सेकेंड, आप क्या करो, सबका ऑक्टेट कंप्लीट कर लो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, ठीक है। जैसे अगर मैं स्टार्ट करूँ यहाँ से, पहली बात तो अगर ये साथ में मतलब इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो होगा ही, बॉन्ड होगा ना, अदरवाइज साथ में नहीं होती है, तो एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड तो होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट आप काउंट करना स्टार्ट करो। 4 तो हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों ऑक्सीजन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। इसके भी 8 हो गए हैं, इसके भी 8 हो गए, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि कार्बन में अभी भी सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करोगे? ये उठा के यहाँ रखोगे, ये मेरा उठा के यहाँ रखोगे, हो गए। अब कार्बन के भी हो गया 8, ऑक्सीजन के भी 8 हो गया। अब ये हो जाएगा, अगर मैं सिंपली बॉन्ड के फॉर्म में लिखूं तो आप इसको ऐसा लिखोगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है, जो शेयरिंग हो, जो शेयर्ड हो रहा है दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं अपन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड पेयर, ठीक है। जो यहाँ पे जो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है, जो किसी और से शेयर नहीं हो रहा, इसको अपन बोलते हैं नॉन बॉन्डेड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट चलते हैं अपन NO3 माइनस का अगर आपको बनाना है, NO3 माइनस का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो आप फिर से कर लो, N सराउंडेड एटम है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन होगा, है ना। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, N के लिए 5, ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा 6 × 3, -1 है इसलिए आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। क्यों? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाएंगे कितने? ये हो जाएगा 6 × 4 24। फिर से वही, एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड तो होगा ही सबके बीच में, है ना। अब किसी कहीं से भी स्टार्ट करो, बॉन्डेड एटम से इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 हो गया। ऑक्सीजन का हो गया, नाइट्रोजन का नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? किसी भी एक ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन उठा के बीच में रख दो। अब आप देखोगे इस ऑक्सीजन का कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है और इसका भी कंप्लीट है। एक डॉट और एक क्रॉस कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसा क्या करना है, ब्रैकेट लगा के -1 साइन लिखना है। क्यों? क्योंकि NO3 में क्या था, -1 चार्ज था, ठीक है। या फिर अगर आप इसको बॉन्ड के फॉर्म में लिखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, N ऐसा कुछ दिखेगा। ये ब्रैकेट आप पूरा भी बना सकते हो ऐसा, यहाँ पे साइन आएगा -1। ये हो गया NO3 का स्ट्रक्चर, ठीक है।
इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक और चीज पढ़नी है जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अरेंज कर रहे हो कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। उसके लिए आप पहले स्केलेटल बनाते हो, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो और सारे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो एटम्स को,